जीएसटी को आए 6 से 7 साल हो गए हैं। फिर भी जब हम केस को ऑफिसर के सामने जब प्रेजेंट करते हैं तो ऐसे कुछ प्रोविजन सामने आते हैं जहां व्यापारी वर्ग आज भी मार खा रहा है, आज भी उसे हैवी पेनल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक्स जिनके ऊपर व्यापारी को पेनल्टीज का सामना करना पड़ता है, हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ सीए चेतन गर्ग जी हैं, जिनको जीएसटी में काफी एक्सपीरियंस है। तो उनके साथ बैठ के हम वो टॉपिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि कैसे व्यापारी वर्ग उनसे बच सकता है। तो सीए चेतन सर, हम आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हमारे इस वीडियो में। तो सर, जैसा मैंने कहा कि मेन शॉर्ट में आप हमें बताएं कि मुख्य 2-4 कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां व्यापारी वर्ग को लॉस बियर करना पड़ता है, जो उसको या तो पता नहीं है या वो इग्नोर कर रहा है, आज तक भी इग्नोर कर रहा है। लेकिन जब हम प्रेजेंट होते हैं ऑफिसर के सामने तो वो उसके अकाउंट्स के अंदर वो चीज निकल के बाहर आती है। तो प्लीज बताएं सर। वैसे तो अभी अगर देखा जाए तो बहुत सी चीजें, क्योंकि 3-4 असेसमेंट्स हो चुकी हैं। हाँ जी। 19-20 तक के ऑलमोस्ट स्क्रूटनी के केसेस हो चुके हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है जी। तो जिसमें जो फ्रीक्वेंसी वाली मिस्टेक्स थी वो ठीक होनी शुरू हुई हैं। बट अगर आप अभी भी देखेंगे तो जैसे सन्डी क्रेडिटर का रूल है। हाँ जी। जैसे तो अभी इनकम टैक्स के अंदर भी सन्डी क्रेडिटर का जो रूल आए हैं, बट जीएसटी के अंदर ये रूल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। सन्डी क्रेडिटर मतलब सर जिनसे हम माल लेते हैं, जिनसे आप माल और जिनको पैसे देने बाकी है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, जिनको हम क्रेडिटर बोलते हैं। माल के रिगार्डिंग जो हमारे उधार खरीद को पैसे देने पर। ठीक है जी। तो उस केस में जीएसटी का प्रोविजन भी है जो कि 1/7/17 से एप्लीकेबल है। ठीक है जी। जिसके अंदर ये है कि हम उनको जो पेमेंट करना होता है उसके अंदर टैक्स का एलिमेंट भी होता है। ठीक है जी। तो हमने उनका गुड्स का पेमेंट करना है, एक हमने उसका टैक्स का पेमेंट करना है, जीएसटी का। जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा तो उसने जो मुझे बिल दिया वो 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी जोड़ के 1,18 का बिल दिया है, तो मुझे उसको 1,18 देना है जी। तो मेरा क्रेडिटर 1,18,000 से 1,18,000 से आपका क्रेडिटर है। हाँ जी। हाँ जी। आपको उसको 180 डेज के अंदर उसका पेमेंट करना होता है। ओके। बट जनरली जो चल रहा है, बिजनेसमैन लोग इस पेमेंट को करते नहीं है। ठीक है, लेट हो जाती है। लेट हो जाती है। जो वो ये कहते थे हमारे रूटीन बिजनेस का पार्ट्स है और ये सब चीजें हैं। ठीक है जी। बट जीएसटी लॉ के आने के बाद ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। और जो केसेस आ रहे हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मैक्सिमम केसेस के अंदर ये कंप्लायंस नहीं हो रही है। ओके। और जिसके अंदर हमें टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। ठीक है। तो व्यापारी वर्ग से ये अपील है कि वो इस चीज पे ध्यान दें कि वो अपना पेमेंट 180 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करें। मतलब सर आपका ये कहना है कि अगर वो 180 दिन के बाद पेमेंट करता है जी, तो जैसे सपोज करो मैंने 10 लाख का माल लिया हुआ है, उसके ऊपर 1,80,000 का टैक्स है, मैंने मेरे क्रेडिटर को 11,80,000 रुपए देने हैं और वो मैंने दिए नहीं है 180 दिन के, मतलब 6 महीने बनेंगे मोटा मोटी, मतलब 6 महीने में मुझे पेमेंट करनी थी जीएसटी कानून के हिसाब से, और उससे 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है और मैंने उसको 11,80,000 रुपए दिए नहीं है। तो आपका कहना है कि जो उसमें टैक्स वाला 1,80,000 है वो मुझे सरकार को वापस देना पड़ेगा। आईटीसी आपको वापस देना पड़ेगा और उस दिन से देना पड़ेगा जिस दिन आपने उस आईटीसी को अवेल किया, मतलब जिस तारीख को मैंने बिल लिया था, इनवॉइसिंग डेट, आपने जब उसका रिटर्न फाइल किया। ठीक है। सपोज आपने मई के महीने का आईटीसी था, इनवॉइस आया, आपने उसका रिटर्न 20 जून को फाइल करना होता है, आपने वहां पे आईटीसी अवेल किया, तो उस डेट से आपका वो आईटीसी डिसअलाउ होगा। ठीक है। और आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 18% एनुअल के अकॉर्डिंग, एनुअल के हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से सर जब मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा जी, तब तो मुझे वो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि इसको देने का मैकेनिज्म ये होता है कि आप जो आउटपुट लायबिलिटी के थ्रू इसको देंगे। ठीक है। सपोज आपने 180 डेज में नहीं दिया, ठीक है जी, तो आप इसको अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। ठीक है। और जब आपने इसका पेमेंट कर दिया तो आप उसको आईटीसी में रिक्लेम कर लेंगे। ओके 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 ओके। मतलब देखिए, अगर आप पेमेंट लेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अलाउ नहीं होगा, आपको अलाउ हो जाएगा पेमेंट करने के बाद में, लेकिन ब्याज तो हर हालत में लगेगा जी। तो इंटरेस्ट का तो मतलब एक इशू आएगा ही आएगा। यस यस। ठीक है। तो मतलब सभी से ये अपील है, जितने भी बिजनेसमैन लोग या जो अकाउंटेंट्स लोग या सीएज लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कि इस बात को अपने व्यापारी को, अपने क्लाइंट को, या क्लाइंट खुद जो सुन रहा है, कि आज से ही ध्यान दे कि अपने क्रेडिटर्स की जो पेमेंट है वो 180 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और अगर लेट करते हैं तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, या जब कर देंगे तब मिल भी जाएगा, लेकिन जितने दिन आपने लेट किए, 6 महीने तो ऑब्वियसली हो ही गए, आपने मान लो 8 महीने बाद दिए तो 8 महीने का आपको ब्याज, मोटा मोटी 7-8 महीने का ब्याज आपको लगेगा, 1.5 रुपए सैकड़े के हिसाब से, मतलब 18% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और जब ये केस जब हम प्रेजेंट करते हैं ना ऑफिसर के आगे, तो ऑफिसर सबसे पहले वही चीज उठाता है ना सर? बिल्कुल वही चीज उठाता है और उस पे फट से देखता है पेमेंट कब कब हुई है, इतने दिन पेमेंट लेट हुई है, ब्याज बनाओ भी इसका, और ब्याज क्लाइंट से एसएससी से कवर करो। तो इस प्रोविजन को सभी को ध्यान में रखना है
इसके अलावा सर कोई और चीज जो मेन गलती करता है एसएससी? एक जनरली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फिक्स एसेट्स के ऊपर। ओके। कि क्या होता है जीएसटी के अंदर जो भी फिक्स एसेट्स हम एज ए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस यूज करते हैं, ठीक है जी, और टैक्सेबल सप्लाई में यूज करते हैं, तो हमें उसका आईटीसी मिलता है। अब फर्दरेंस का मतलब मैं यहाँ थोड़ा समझा दूं। फर्दरेंस का मतलब भी, अगर आप कोई फिक्स एसेट अपने बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो, बिजनेस को चलाने के लिए उसका अगर यूज हो रहा है, तो उस फिक्स्ड एसेट का इनपुट जो जीएसटी हमने भरा है उसका हमें इनपुट मिल जाता है, हम उसको यूज कर पाते हैं। बस हाँ, कुछ वो व्हीकल्स वगैरह का अलाउड नहीं होता, बाकी सब एसेट्स ब्लॉक क्रेडिट के अंदर जो चीजें हैं उनका आईटीसी नहीं मिलता। हाँ, जो व्हीकल्स हैं, हाँ जी, या कोई हमारी ऐसे फिक्स एसेट्स जो हम पर्सनली यूज करते हैं, हाँ, उनका अलाउड नहीं है। लेकिन मान लो आपने मशीनरी ली है, ऑफिस में एसी लगाया है, तो इन चीजों का आप इनपुट ले सकते हैं, इनपुट ले भी लेते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है सर इसके अंदर? इसके अंदर एक तो प्रॉब्लम क्या है कि जनरली लोग अपनी पर्सनल इन्फ्लुएंस की चीजों को वहां पे ले लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है जी, मोबाइल लिया, मान लो मैंने घर का मोबाइल है या कोई और घर की कोई एसेट है, हमें बिजनेस की ही चीजों का आईटीसी क्लेम करना चाहिए। ठीक है, जो बिजनेस में यूज कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टैक्स फ्री सप्लाई करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमें उसका प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना चाहिए। ठीक है जी, जो उसके फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा ये होता है कि जो आईटीसी के रूल भी है कि हमें उसको डिवाइड करना होता है। जो आईटीसी है उसको हमें ये सपोज करना होता है कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स है, 5 इयर्स है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसको वेल करना चाहिए। अगर हम उससे पहले उस एसेट्स को अगर डिस्पोज करते हैं तो उतना आईटीसी हमें पे भी करना चाहिए। ठीक है, और उसका जो सेल्स कंसिडरेशन आता है और जो आईटीसी बचा हुआ होता है उसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है जी, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उन चीजों को अवेल करना चाहिए। अदरवाइज फिर आप वही आईटीसी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको, फिर उसके ऊपर पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है जी, तो आपको इस चीज से बचना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट, मतलब आई थिंक सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने मशीनरी लिया मान लो 10 लाख रुपए की, और उसके ऊपर आपने 1,80,000 रुपए का इनपुट ले लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो आप। अब उसकी लाइफ 5 साल की है, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल की हम एस्टिमेट करते हैं जीएसटी के प्रोविजन के हिसाब से। तो 5 साल मतलब 60 महीने हो गए जी। अब अगर मान लो आप 60 महीने में से 12 महीने आपने उस मशीन को यूज किया और फिर आपने उसको बेच दिया। अब आपने जब इनपुट लिया था 1,80,000, वो 60 महीने के लिए लिया था, और आपने 12 महीने बाद अगर उसे सेल कर दिया, तो बाकी जो 4 साल के जो 48 मंथ जो बच गए, उतने हिस्से का इनपुट टैक्स उसको वापस गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर रिटर्न नहीं करोगे, जब आपका केस खुलेगा तो उस समय ऑफिसर वही चीज उठाएगा, हाँ भाई फिक्स एसेट सेल हुई है, लाभ बता खरीदी कब थी, इस तारीख को खरीदी थी, इस तारीख को बेच दी, तो जितना इनपुट बच गया, जितने साल बच गए लाइफ के उसके, उतने साल का इनपुट या उतने महीने का इनपुट उसे वापस करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, आपने ये बोली सर बात कि अगर मान लो मैंने मशीनरी खरीदी है, या मैंने मान लो मेरे ऑफिस में एसी लगाया है, लेट्स सपोज, और मेरे फैक्ट्री के अंदर जो मैं सेल करता हूं वो टैक्स फ्री गुड्स भी है, वो टैक्सेबल गुड्स भी है। लेट्स सपोज मेरी 2 करोड़ की सेल है, 1 करोड़ तो टैक्स फ्री है और 1 करोड़ टैक्सेबल सप्लाई है। तो जो मुझे एसी का जो इनपुट है मुझे आधा ही मिलेगा अगर मैंने पूरा ले लिया है टर्नओवर, अकॉर्डिंग टू टर्नओवर के रेशो में। जैसे 2 करोड़ की टर्नओवर तो हाफ है लेट्स सपोज, तो आधा ही मुझे इनपुट मिलेगा। अगर आपने पूरा एक बार ले लिया है तो बाकी आधा आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो वही बात, जब केस जब खुलेगा आप ऑफिसर फर्स्ट से देखेगा अभी टैक्सेबल सप्लाई भी है, टैक्स फ्री सप्लाई भी है, क्या टर्नओवर के प्रोपोर्शन में जो कॉमन एसेट्स है, जैसे एसी का मैंने एग्जांपल लिया, कॉमन एसेट्स का आपने इनपुट वापस करा है या नहीं करा, नहीं करा तो विद ब्याज आपको भरना पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग, तो ये 2 आपका कहने का, ये 2 तो मुख्य प्रॉब्लम्स आती है, बाकी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो क्योंकि ऑफिसर्स हैं और आप जीएसटी कर रहे हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ठीक नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसके अलावा सर मेरे सबसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे ई-वे बिल के हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो कोशिश करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज में हम उनको कवर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू। नमस्कार।